कहानी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। उसी समय ऊपर से कोई गिरा और सीधे उनकी रस्सी से टकरा गया। टक्कर से क्लाइंबर चट्टान से नीचे गिर गया और चट्टान पर लगे एक्सपेंशन बोल्ट उनका वजन नहीं संभाल पाए, जिससे वे उड़ गए। अगर उनके पार्टनर ने तीनों को पकड़ने के लिए मजबूत सपोर्ट होल नहीं बनाया होता तो तीनों की मौत हो जाती। फिर भी दोनों क्लाइंबर भी आसान नहीं थे। दूर से वे तीनों चट्टान से लटके हुए कैंडिड हॉथॉर्न की माला जैसे लग रहे थे। किस्मत से यह एक नेशनल फॉरेस्ट पार्क था। पुलिस को फोन करने के बाद ऑफिसर और रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंची और दोनों क्लाइंबर को बचाया। जहां तक महिला की बॉडी की बात है, उसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के ऑफिसर कूपर ने संभाला। उन्होंने रेंजर्स की बहुत तारीफ की। पूरे इलाके में पैरों के निशान बिखरे हुए थे, जिससे मरने वाले के छोड़े हुए किसी भी निशान को पहचानना नामुमकिन था। कूपर ने फिर दोनों क्लाइंबर से पूछताछ की, जिन्हें जाहिर है कुछ भी नहीं पता था। जब कूपर ने पूछा कि लड़की की बॉडी कहाँ है, तो रेंजर नाया ने उसे बताया कि वह अभी भी हवा में है। आसमान में बादल छाए होने की वजह से बारिश होने की संभावना थी और उस मौसम में हेलीकॉप्टर और सर्च और रेस्क्यू टीमें काम नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर कूपर ने तुरंत खुद को एक सेफ्टी रस्सी से बांधा और फिर एक ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके अकेले ही चट्टान से नीचे उतर गया। लड़की के पास पहुंचकर उसने अपने फोन से उसकी एक तस्वीर ली। कूपर ने उसके पैर पर एक घाव देखा जो किसी जानवर के हमले से लग रहा था। लड़की की कलाई पर एक ब्रेसलेट भी था। जैसे ही कूपर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, ब्रेसलेट अचानक टूट गया और चट्टान से गिर गया। यह देखकर कि कुछ भी गायब नहीं है, कूपर ने वॉकी टॉकी उठाई और उन्हें उसे और बॉडी को ऊपर खींचने का आदेश दिया। अब कूपर बॉडी की ठीक से जांच कर सकता था। उसने लड़की के शरीर पर काली भेड़ के निशान देखे, लेकिन पहाड़ की चोटी पर ऐसे कोई पौधे नहीं थे। इसलिए कूपर ने यह अंदाजा लगाया कि लड़की पहाड़ पर भागकर आई है। पहाड़ की चोटी पर खोज करते हुए कूपर को अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबूत जरूर मिले। एक चट्टान पर लड़की के हाथों और पैरों के निशान। लड़की को मुर्दा घर ले जाने के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर ने उसके शरीर की हल्की फुल्की सफाई की। तभी सबने उसके हाथ पर एक टैटू देखा जो एक्स के आकार का था और उस पर सोने के रंग की कोई चीज थी। फॉरेंसिक डॉक्टर ने तय किया कि वह सोने का है, जो इस बात का काफी सबूत था कि लड़की एक अमीर परिवार से थी। कूपर ने लड़की के पैरों को देखा। नंगी आंखों से दिखने वाले उसके पैर के अंगूठे पर कुछ घिसाव था, जिससे पता चलता था कि उसने ठीक से फिटिंग वाले जूते पहने थे और वह बहुत दूर तक चली थी। हैरानी की बात है कि उसके पास कोई सेल फोन, वॉलेट या ऐसी कोई और चीज नहीं थी जिससे उसकी पहचान का पता चल सके। एक बिना पहचान वाली बागी अमीर लड़की ने बहुत छोटे जूते पहने थे। वह बहुत दूर तक दौड़ी और आखिर में गिरकर मर गई। जो सुराग थे वे बिल्कुल अलग थे। कूपर चट्टान पर जाने से पहले बारिश रुकने का इंतजार कर सकता था। वह गिरा हुआ ब्रेसलेट इकट्ठा करना चाहता था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ सुराग मिल जाएंगे। ध्यान से खोजने के बाद कूपर ने आखिरकार सारे ब्रेसलेट इकट्ठा कर ली और फिर घर जाकर सो गया। अगले दिन कूपर नाया के खटखटाने से जाग गया। पता चला कि नाया को पार्क के मैनेजमेंट ने मदद के लिए भेजा था। केस बढ़ गया था, जिससे टिकट से होने वाली कमाई में भारी गिरावट आई थी। इसलिए मैनेजमेंट इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहता था ताकि पार्क का प्रॉफिट नॉर्मल हो सके। हालांकि कूपर को नाया की मदद से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके लिए एक काठी छोड़ दी, यह कहते हुए कि उस दिन उनके आने जाने का यही तरीका होगा। उनका मकसद लड़की की पहचान का पता लगाना था। कोना हैरान था। वे एक एक करके होटलों और कैंप साइटों की जांच क्यों नहीं करते, खासकर जब इस साफ सुथरे इलाके में कई जगहों पर कार से जाने के बजाय घोड़े पर जाना ज्यादा आसान था। एक दिन पहले लड़की का हाथ और पैरों के निशान मिलने के बाद कूपर ने खोज जारी रखने की तैयारी की। उसे एक छोटा सा केबिन मिला और जैसे ही वे उसके दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने लड़की के खून के धब्बे देखे। कूपर ने दरवाजा खोला और खून से सनी रस्सी का एक टुकड़ा पाया। उसने कुछ ताजा खरोंचें भी देखी, जिनका मतलब उसे नहीं पता था, इसीलिए उसने बस अपने फोन से तस्वीरें ले ली। इस बीच नाया भी खाली नहीं बैठी थी। वह सुराग ढूंढ रही थी। बाहर शोर सुनकर उसने दरवाजा खोला। अगर कूपर ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता और दरवाजे पर 2 गोलियां नहीं चलाई होती, जिससे भालू डर कर भाग जाता, तो नाया उस दिन उसका शिकार बन सकती थी। केबिन से साबित हो गया कि कूपर और उसकी टीम को सही जगह मिल गई थी। कूपर नीचे की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार उसे लड़की के जूते और मैंटिस मिल गया, जिससे उसके शरीर पर जानवर के घाव हुए थे। नाया ने जूते सबूत के बैग में रख दिए और कूपर ने खोजना जारी रखा। रास्ते में उसे खून का एक साफ धब्बा दिखा। पास के पत्थर पर निशानों के साथ कूपर ने एक चाकू उठाया और एक पेड़ में खोदा, जिसमें अंदर एक गोली मिली। जब कूपर ने मेडिकल एग्जामिनर को बताया तो ऑटोप्सी ने उसकी बातों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि लड़की को पहले जांघ में गोली मारी गई थी, जिसके बाद मैंटिस ने उस पर हमला किया था। गोली को टेस्टिंग के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। कूपर को लगा कि कल मिला ब्रेसलेट जाना पहचाना लग रहा है। बार बार अक्षरों को फिर से लगाने के बाद उसने आखिरकार जाना पहचाना शब्द पहचान लिया और याद आया कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। वह अपने पास रखे कार्डबोर्ड बॉक्स में ढूंढता रहा और आखिरकार उसे एक सीधा सुराग मिल गया। यह 4 हफ्ते का समर प्रोजेक्ट था जो 2008 से 2011 तक चला और सभी एम्प्लॉय और पार्टिसिपेंट को यह मिला था। लेकिन नाया को लगा कि चांस बहुत कम है। ये सब 10 साल पहले की बात है। इसके अलावा हो सकता है कि सबने एक दूसरे को ब्रेसलेट दे दिए हो। कूपर की नजर देखकर नाया समझ गई। कूपर यह नहीं सुनना चाहता था कि सर्च लिस्ट कितनी मुश्किल थी। वह चाहता था कि वह इसे अच्छे से करे। काम के बाद भी नाया घर पर लिस्ट मिला रही थी, जबकि कूपर उस रात उल्का पिंडों की बारिश को याद करते हुए जमीन पर
चुपचाप टूटते तारों को देख रहा था। अचानक एक देसी फॉरेस्ट रेंजर ने उसे ढूंढ लिया और उसे एक मछली ट्राई करने के लिए दी। कूपर ने जिसे एक सुंदर टूटता तारा देखा, उसे देसी फॉरेस्ट रेंजर ने अलग तरह से समझा। तैरते समय उसे एक पीले चेहरे वाला नया दोस्त मिला जो डर के मारे चिल्लाया और तुरंत पुलिस को फोन किया। उसे क्या पता था कि यह मर्डर का एक सिलसिला था। पहला केस एक लड़की का चट्टान से गिरने का था। इसे मर्डर माना गया क्योंकि ऑफिसर कूपर को वह गोली मिली थी जिससे लड़की की मौत से पहले उसे गोली मारी गई थी। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने ऑटोप्सी से गोली का रास्ता पता किया, लेकिन लड़की के पास कोई सेल फोन या पहचान का कोई सामान नहीं था। ऑफिसर इन इंचार्ज कूपर सिर्फ क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए ताकि लड़की जिस रास्ते से चट्टान तक गई थी उसका पता लगा सके और उस रास्ते पर उसकी पहचान के बारे में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अपने फोन के मैप पर पहाड़ों को देखते हुए ध्यान से खोजने के बाद कूपर को नाले में गोलियों की एक बोतल मिली। बोतल के ढक्कन पर एक सुनहरा एक्स बना था, बिल्कुल लड़की की कलाई पर बने टैटू जैसा। इससे साबित हुआ कि कूपर ने कोई गलती नहीं की थी। कूपर को गोलियों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि पार्क में टेडी नाम का एक ड्रग एडिक्ट है। कूपर अपने काम की जगह पर पहुंचा। बिना कुछ कहे टेडी की कार का दरवाजा खोला और अंदर आटे का एक पैकेट मिला। यह देखकर टेडी ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। फिर कूपर ने एक दवा की बोतल और लड़की की तस्वीर निकाली और टेडी से पूछा कि क्या उसने ये पहले देखी है। टेडी को समझ नहीं आया, इसलिए कूपर ने उन्हें बदलने की पेशकश की। वह अभी आटा ले लेगा और जब भी उसे लड़की के बारे में पता चलेगा वह टेडी को लौटा देगा। हालांकि कूपर पूरी तरह से टेडी पर निर्भर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि पार्क में कई वर्ग किलोमीटर में एक झुग्गी झोपड़ी है, एक ऐसी जगह जहां बेघर लोगों को भी दवा की बोतलों के बारे में जानकारी हो सकती है। जब कूपर नाया के साथ पहुंचा तो सब खड़े हो गए और उनका मजाक उड़ाया। साफ था कि बेघर लोगों ने पुलिस का स्वागत नहीं किया। कूपर इस बात से अनजान उस औरत से पूछा कि झुग्गी झोपड़ी का मुखिया और जादूगर अब्बू कहाँ है। औरत ने जवाब दिया कि अब्बू को जंगल में घूमना पसंद है और वह खुद नहीं जानती कि वह कहाँ है। इसके अलावा क्या हिरण शिकारी कायल ने कल ही यह सवाल नहीं पूछा था? कूपर आज फिर से यह क्यों पूछ रहा था? औरत का बहुत ज्यादा सहयोग न करने वाला रवैया देखकर नाया ने बस लड़की की एक फोटो निकाली और वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने लड़की को देखा है या उसकी पहचान जानते हैं। किसी और ने सहयोग नहीं किया। हालांकि नाया ने एक आदमी के चेहरे पर कुछ देखा, इसलिए उसने औरत से जवाब मांगने के लिए जोर दिया। औरत ने जवाब नहीं दिया और यह देखकर आवारा लोगों ने नाया को घेर लिया। कूपर, जो एक अनुभवी पुलिस वाला था, जानता था कि वे संख्या में कम हैं और अगर उसने जवाब मांगने के लिए जोर दिया तो नाया का कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसने नाया को जाने के लिए कहा। यह देखने वाले बेघर आदमी खुशी से चिल्लाए जैसे उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो। नाया अभी भी नाराज थी। उसने कूपर से कहा कि वह वापस जाए और रजिस्टर की जांच जारी रखे, जबकि कूपर हिरण के शिकारी कायल को ढूंढने चला गया। किसी केस की जांच करना पुलिस का काम होना चाहिए, तो कायल को अचानक इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? कायल के टेंट में कूपर उसके शिकार से लौटने का इंतजार कर रहा था। कुछ हंसी मजाक के बाद कूपर ने कायल के पास शिकार की राइफल देखी और खुद खरीदने का बहाना बनाकर कायल की राइफल ट्राई करने को कहा। अचानक कायल बहुत अलर्ट हो गया और उसने राइफल पर हाथ रख दिया। जवाब में कूपर बदले में कायल को अपनी बंदूक ही दे सका। जैसे ही कूपर कायल की बंदूक के शानदार एहसास का मजा ले रहा था, उसने अचानक उसे घुमा दिया, जिससे कायल चौंक गया। हालांकि कूपर ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। उसने गोली निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कायल ने लड़की पर गोली चलाई थी या नहीं। अपना काम खत्म करने के बाद टेडी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। आटे का वह बैग सच में बहुत महंगा था और वह ऐसे ही चला गया। वह सच में बहुत दुखी था। टेडी एक टैटू पार्लर गया और टैटू आर्टिस्ट से लड़की के हाथ पर बने टैटू के बारे में पूछा। सोने का एक्स सिंबल सुनकर टैटू आर्टिस्ट ने तुरंत टेडी को यह कहते हुए चले जाने को कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दुकान से निकलने के बाद टेडी ने टैटू आर्टिस्ट का एक टेक्स्ट मैसेज देखा और जब टेडी दुकान में इसके बारे में पूछ रहा था तो उसके पीछे बैठे कस्टमर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह उसे साफ देख रहा था। उस शाम टेडी अपनी कार में बैठा। इससे पहले कि वह इंजन स्टार्ट कर पाता, उसने रियर व्यू मिरर से पिछली सीट पर एक आदमी देखा। उस आदमी ने एक भद्दा मास्क पहना हुआ था। टेडी की किस्मत तय हो चुकी थी। अगले दिन कूपर को एक फोन आया। कई हिम्मत वाले टीनेजर डाइविंग कर रहे थे और बदकिस्मती से उनमें से एक लड़की टेडी से टकरा गई। कूपर को एहसास हुआ कि टेडी की मौत उसकी गलती थी। मास्टरमाइंड ने जरूर उसे तब टारगेट किया होगा जब वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी नाया ने कूपर को फोन किया। लिस्ट में नामों की तुलना करते हुए उसे लूसी कुक नाम की एक लड़की मिली जो 2010 में गायब हो गई थी और लोकल न्यूज में आई थी। लूसी की बचपन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके और तकनीकी तरीकों से उन्हें उसके वर्तमान रूप से मिलाने पर उसके चेहरे की विशेषताएं उल्लेखनीय रूप से समान हैं। एक व्यक्ति जो 15 साल पहले गायब हो गया था फिर से प्रकट हुआ है और अब कई हत्याओं में शामिल है। इस मामले के पीछे पानी अविश्वसनीय रूप से गहरा होना चाहिए। इसलिए जानकारी का पता लगाने के बाद नाया ने तुरंत कूपर को फोन किया। यह एक छोटी लड़की थी जो 15 साल से लापता थी। जब वह फिर से मिली तो वह एक शरीर थी जो एक चट्टान से गिर गई थी। उसके हाथ पर सोने की कढ़ाई वाला एक्स आकार का टैटू था। टैटू की मुखबिर की जांच के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से हत्या से पता चलता है कि उसके लापता होने के पीछे कोई चौंकाने वाला रहस्य होना चाहिए। यह समझने के लिए
चाहिए कि लूसी ने इन सभी वर्षों में क्या झेला था, पुलिस ने कंप्यूटर पर उसके परिवार के रिकॉर्ड एक्सेस किए। लूसी की माँ उस नेशनल पार्क में काम करती थी जहाँ लूसी की मौत हो गई थी। लेकिन दुख की बात है कि 15 साल पहले लूसी के गायब होने से 3 हफ्ते पहले कैंसर से उनकी भी मौत हो गई थी। लूसी का एकमात्र जिंदा रिश्तेदार उसके सौतेले पिता का बेटा उसका भाई जेम्स था। अगर लूसी का बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट था तो वही उसका एकमात्र लिंक था। इसलिए ऑफिसर कूपर नाया के साथ जेम्स के घर जांच करने गए। कूपर ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही कूपर जाने वाला था, एक आदमी सीढ़ियों से ऊपर आया। कूपर ने उसे सीढ़ियों के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते देखा। जैसे ही वह आदमी आखिर में भागने के रास्ते पर पहुंचा, उसने जो कुछ भी उठाया हुआ था उसे नीचे फेंक दिया और भाग गया। साफ था यह आदमी जेम्स था जिसे कूपर ढूंढ रहा था। कूपर ने जल्दी से पीछा किया लेकिन जब तक वह बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, जेम्स गायब हो चुका था। कूपर ने सावधानी से हाथ में बंदूक लेकर इलाके की तलाशी ली और एक कैबिनेट के पीछे किसी को छिपा हुआ देखकर वह बंदूक निकालकर बाहर भागा। जेम्स को वहां न देखकर कूपर ने अपनी सावधानी कम कर दी, लेकिन वह एक सेकंड उसके लिए जानलेवा था। अगर नाया बाहर नहीं आती तो कूपर आज पक्का खून निकाल लेता। जेम्स का कंट्रोल पाने के बाद कूपर को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेम्स पर बहुत सारा पैसा उधार था और उसने कूपर को कर्ज वसूलने वाला समझ लिया था। हालांकि लूसी के बारे में जेम्स ने कहा कि उसने उसे आखिरी बार 15 साल पहले देखा था और लूसी ने तब से उससे कांटेक्ट नहीं किया था। हालांकि कूपर को उस पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की तलाशी लेने के बाद कूपर को हैरानी की बात है कि एक दवा की बोतल मिली जिस पर एक्स का निशान था, जो दवा के बड़े पैमाने पर मिलने का इशारा था। आगे पूछताछ से कूपर को पता चला कि जेम्स को लूसी या दवा की बोतल के बारे में कुछ नहीं पता था। वह और नाया खाली हाथ ही पार्क लौट सकते थे। इसके बाद फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने कूपर को डियर हंटर की काइल राइफल और लूसी के शरीर में मिली गोली के रास्ते तुलना के लिए भेजे। नतीजों से पता चला कि दोनों मैच नहीं कर रहे थे। इससे केस रुक गया। घर वापस आकर कूपर ने लूसी और टेडी की मौत की तस्वीरें देखी। कोई सुराग न मिलने पर वह बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में था और उसने अपने दोस्तों से सुकून मांगा। अगले दिन जागने पर उसने जे को ढूंढा, जो एक नेटिव अमेरिकन फॉरेस्ट रेंजर था। लूसी की मां नेटिव अमेरिकन थी और जे की नेटिव अमेरिकन जनजाति में बहुत इज्जत थी। कूपर ने उससे लूसी के घर ले जाने के लिए कहा ताकि वह घर के मालिक से आसानी से बात कर सके। उनकी बातचीत से कूपर को पता चला कि लूसी की मां कई साल पहले गुजर गई थी और लूसी के गायब होने के कुछ महीने बाद वह घर में रहने आया था। घर के मालिक ने कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा था। लूसी की फोटो देखने के बाद जे ठीक से समझ नहीं पाया, यह देखकर कि उनकी बातचीत आसानी से नहीं हो रही थी। जे ने कूपर को भेजने का बहाना बनाया। फिर उसने घर के मालिक से अकेले में बात की और कूपर को बताया कि उसका अंदाजा सही था। घर के मालिक ने पास की पहाड़ी पर एक लड़की को देखा था, लेकिन जैसे ही उसने किसी को अपनी ओर देखते देखा, लड़की तुरंत भाग गई। इसलिए घर के मालिक ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। उसके हाथ में जो बैग था वह लूसी की मां का था। घर के मालिक ने घर में आने के बाद उसे फेंका नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसे दे, उसमें कोई सुराग हो सकता है। कूपर ने जे को अपने फोन पर केबिन की एक तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। जे का जवाब दिलचस्प था। मामला और भी उलझता जा रहा था, लेकिन कूपर भूल गया था कि वह अब अकेला नहीं है। वह अभी मामले की जांच करने के लिए उठा ही था कि उसकी पार्टनर नाया उसे ढूंढते हुए उसके घर आ गई। घर पर कोई न देखकर नाया अपना घोड़ा लेकर निकली और सुराग ढूंढने के लिए अकेले पहाड़ों में चली गई। एक सुनसान जगह पर उसे पैरों के निशान दिखे। उनके साइज के आधार पर नाया ने अंदाजा लगाया कि लूसी शायद वहां रही होगी, इसलिए उसने पैरों के निशानों के आसपास ढूंढा और हैरानी की बात है कि उसे एक खाली खदान मिली। नाया ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक गैस मास्क दिखा। उसने उसे उठाया और देखा। उसकी एकदम सही हालत को देखकर लग रहा था कि यह खदान में जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम औजार था। नाया चलता रहा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। नाया के चेहरे पर घबराहट में बदल गई। हालांकि उसने आधे खाली लकड़ी के फ्रेम को जोर से पकड़ा, फिर भी वह खदान की शाफ्ट में गिर गया। जब नाया फिर से उठी तो उसे बहुत दर्द और निराशा महसूस हुई। किसी को नहीं पता था कि वह वहां है। पार्क 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, इसलिए नाया को अब खुद ही अपना ख्याल रखना था। उस दिन बारिश तेज और भारी थी। कभी समतल जमीन पर अनगिनत धाराएं दिखाई दी, फिर एक साथ आकर निचली खदान की शाफ्ट में गिर गईं। नाया की भावनाएं बयान नहीं की जा सकती, खासकर जब उसने अपने पैरों के पास पानी को और गहरा होते देखा। डूबने से बचने के लिए नाया के पास एक जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने बगल में बहुत पतले रास्ते को देखकर नाया को पता था कि यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। चढ़ते समय पत्थर की दीवार में फंसने से बचने के लिए उसने अपनी बेल्ट उतार दी। फिर नाया टॉर्च लेकर पत्थर के रास्ते से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। हर सेकंड जो उसे मिला, उसके बचने की संभावना बढ़ती गई। जैसे ही वह उम्मीद की उस किरण के करीब पहुंचा, नाया ने अचानक पाया कि रास्ता बहुत पतला हो गया है। बिना ज्यादा सोचे समझे नाया ने रिस्क लेने का फैसला किया। वह बेताब होकर रेंगता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन खुद को पत्थर की दीवार में फंसा हुआ पाया। नाया पूरी तरह से बेबस था। उसकी मदद के लिए की गई चीखें अनसुनी रह गईं। उसे जो निराशा महसूस हो रही थी, वह ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी मुश्किल हालत
हालत में इंसान अपनी सारी समझ खो देता है। नाया बस एक बच्चे की तरह रो सकता था, लेकिन तभी नाया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह कूपर था जो आया था। जब कूपर अपना काम खत्म करके घर लौटा तो उसने अस्तबल में नाया की कार और गायब घोड़ा देखा। क्योंकि बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कूपर ने नाया को ढूंढने के लिए बारिश का सामना किया। एक टॉप ट्रैकर होने के नाते कूपर ने नाया और घोड़े के छोड़े गए निशानों को फॉलो किया और इस तरह वह वहां पहुंचा। तब तक पानी नाया के चेहरे तक पहुंच गया था और कूपर की मदद से नाया आखिरकार आजाद हो गई। घर वापस आकर कूपर ने लूसी की फोटो को ध्यान से देखा। यह जानना चाहता था कि इतने सालों में उसने क्या झेला है। 15 साल पहले लूसी की मां के गुजर जाने के बाद उसके सौतेले पिता ने उसे तब तक डांटा जब तक वह रो नहीं पड़ी। अपने कमरे में वापस आकर लूसी ने अपने सौतेले पिता से कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद चीजों के टूटने की आवाज आई। लूसी ने दरवाजे पर चाकू से भूत भगाने का निशान बनाया था। अचानक उसे अपने पीछे खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। उस आदमी का चेहरा देखकर लूसी आंसुओं के बीच जोर से हंस पड़ी। उसी पल से लूसी दुनिया की नजरों से ओझल हो गई। वह आदमी कौन था जो इस प्यारी लड़की को ले गया? उस आदमी ने औरत की आंखें खोली, कुछ आई ड्रॉप्स डाले और फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन फोन लॉक ही रहा। फोरेंसिक डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि बॉडी बहुत देर तक पड़ी रहने की वजह से सड़ गई थी। उसने थोड़ा फॉर्मेल्डिहाइड लिया और धीरे से लड़की के चेहरे पर लगाया ताकि इतनी गर्मी पैदा हो जाए कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को धोखा दे सके और फोन अनलॉक हो जाए। कूपर लड़की का फोन अनलॉक करना चाहता था क्योंकि वह कातिल को ढूंढने के लिए उसमें सुराग ढूंढना चाहता था। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कूपर की पार्टनर नाया लूसी को ढूंढकर अकेले खदान में गई, लेकिन फंस गई और लगभग मर ही गई। बारिश रुकने के बाद कूपर नाया को वापस खदान में ले आया। उन्हें पता चला कि खदान आपस में जुड़े रास्तों का एक जाल थी और कोई भी आसानी से सड़क के दोराहे पर आ सकता था, जिससे उसकी दिशा बदल जाती थी। एक एग्जिट की जांच करने पर कूपर को जमीन पर एक्स गोलियों की एक जानी पहचानी बोतल मिली, जिससे साबित हुआ कि खदान गोलियों की तस्करी के लिए ड्रग कार्टेल का रास्ता था। आगे कूपर ने दांतों का एक सेट देखा। जानी पहचानी इनले के जरिए उसने उस आदमी को अब्बू के रूप में पहचाना जो बेघर झुग्गी झोपड़ी का मालिक था। इलाके की तलाशी लेने के बाद नाया को अब्बू की बॉडी मिली और पता चला कि उसे पीठ में गोली मारी गई थी। अब उनके पास झुग्गी झोपड़ी में लौटने की एक वजह थी। कूपर के पीछे पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी थी। अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद पुलिस को एक्स बोतल भी मिल गई। कूपर ने सभी को वापस स्टेशन ले जाकर बोतल के बारे में पूछताछ करने और यह जानने का फैसला किया कि क्या किसी को अब्बू की मौत का कारण पता है। कुछ पूछताछ के बाद आखिरकार किसी ने यह बात बता दी कि कैंप में बोतल जैक नाम का एक आदमी लाया था। जब कूपर बेघर लोगों से पूछताछ कर रहा था, तब नाया भी एक खास व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी। झुग्गी झोपड़ी में गिरफ्तारी की जगह पर पुलिस को कोई भी भागा हुआ व्यक्ति नहीं मिला। इसके बजाय नाया को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे वह झुग्गी झोपड़ी में अपनी पिछली विजिट से याद करती थी। नाया ने लड़की को लूसी की तस्वीर दिखाई और महसूस किया कि लड़की को कुछ सुराग पता हो सकते हैं। इस बार आखिरकार उसकी उससे ठीक से बात हुई। लड़की से नाया को पता चला कि वे कई सालों तक यहाँ साथ रहे थे, जब तक कि लूसी को एक आदमी से प्यार नहीं हो गया, जिसके बाद वह कभी कभी गायब हो जाती थी। ट्रेसी एक अच्छी इंसान नहीं थी। जब से लूसी और टेथिस एक साथ आए, हर बार जब लड़की लूसी से मिलती तो लूसी या तो बहुत सारी गोलियां या बहुत सारा कैश लेकर आती थी। जैसे जैसे समय बीता, लड़की और लूसी अलग हो गए। हालांकि लूसी की मौत से एक हफ्ते पहले लड़की ने उसे ट्रेडिंग पोस्ट पर देखा। लड़की के सुरागों का पीछा करते हुए नाया को वह बॉक्स मिल गया जिसमें गोलियां रखी थी, लेकिन अब वह खाली था। नाया और कूपर के बातचीत करने के बाद कूपर ने एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें हवा से स्थिति पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उसके साथियों ने फिर जैक को पुलिस स्टेशन से अलग से निकाला और उसे एक खाली झुग्गी झोपड़ी में रखा। जैक अब कूपर का गाइड बन गया क्योंकि उसे एक्स ग्रुप को रिपोर्ट करना था। उसके नक्शे एकदम पर चलते हुए जैक को आखिरकार एक्स ग्रुप का ठिकाना मिल गया। टेबल पर मास्क थे। साफ था कि टेडी को मारने वाला उनमें से एक था। जैक के धोखा देने और गुफा से निकलने के बाद उसने कूपर और नाया को इंतजार करते हुए पाया। जैक सिर्फ गवाह बनकर कूपर को वह जानकारी दे सकता था जो वह चाहता था। जल्द ही पुलिस अफसरों की एक बड़ी टीम आ गई। एक सोची समझी योजना पुलिस के बेहतर इक्विपमेंट के साथ एक्स ग्रुप के खत्म होने और उसके लीडर के पकड़े जाने का कारण बनी। हालांकि जब कूपर ने लूसी और अब्बू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब्बू ने काफी गोलियां चुराई थीं और वह मारा गया था। लूसी की मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लीडर के हाव भाव देखकर कूपर को शक हुआ कि वे सच कह रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि लूसी का बॉयफ्रेंड टेथिस कौन है। कूपर को एहसास होता है कि सतह के नीचे कोई और छिपा है। एक्स ग्रुप के कैंप में लूसी का बैकपैक मिलने और कुछ खोजने के बाद कूपर को बैकपैक के नीचे छिपा हुआ फोन मिला। अब कूपर सिर्फ कोशिश कर सकता है। मुर्दा घर में ऐसा लगता है कि लूसी को भी पता है कि कूपर उसके लिए इंसाफ पाने के लिए यह सब कर रहा है। लूसी के गालों पर आई ड्रॉप्स आंसुओं की तरह बह रहे थे। फूल जैसी खूबसूरत यह लड़की जाने से पहले दुनिया की खूबसूरती भी नहीं देख पाई थी, जिससे जिंदगी की नाजुकता पर दुख होता है। फोन अनलॉक करने के बाद कूपर ने पाया कि उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था और कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया रिकॉर्ड खाली थे, सिवाय
टॉय एल्बम में लूसी की फोटो और वीडियो के रैंडमली किसी एक इमेज पर क्लिक करने पर लूसी एक जंगल की प्रेत के रूप में दिखाई देती है जो खुशी से घूमती और उछलती है। वह यहाँ एंग्री मेडन्स के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, जंगल में एक साथ मिलकर रहती है। बेशक लूसी एक जवान लड़की होने के नाते एक घमंडी साइड भी रखती है। कैमरे के सामने वह अपने सबसे खूबसूरत पल को कैप्चर करने के लिए सबसे अच्छे एंगल की तलाश करती रहती है, लेकिन ये चीजें केस को सुलझाने में ज्यादा काम नहीं आती। कूपर अगले वीडियो पर स्वाइप करता है। उसने वीडियो पॉज किया और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे हिरण शिकारी काइल को यहाँ देखेंगे। कूपर को बहुत गुस्सा आया कि काइल इतनी बार और बिना किसी परवाह के आने की हिम्मत कर रहा था, जबकि वह केस की जांच कर रहा था। उसने नाया को फोन किया, हालात समझाए और फिर दूरबीन से देखने के लिए बंदूक लेकर काइल के इलाके में चला गया। आसमान से उठते धुएं का इस्तेमाल करके कूपर ने काइल के टेंट का पता लगा लिया। वह अपनी बंदूक लेकर उसके पास गया, लेकिन वह खाली थी। फिर कूपर ने हर टेंट की तलाशी लेनी शुरू की। एक टेंट में उसे एक काले बैग में एक्स मेडल की शीशी मिली, जिससे लूसी के वीडियो और उसकी दोस्त की ड्राइंग के असली होने की पुष्टि हुई। इससे पहले कि कूपर जांच कर पाता, एक गोली चली और उसके शरीर पर खून की फुहारें दिखाई दी। वह आदमी दुश्मनों को देखने के लिए स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अभी अपनी बंदूक नीचे की ही थी कि उसने दूसरी तरफ रोशनी का रिफ्लेक्शन देखा। कूपर ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई, लेकिन दुश्मन ने पहले ही गोली चला दी थी। गोली कूपर की शॉटगन में लगी। उसने अपनी पिस्तौल से कुछ बार जवाबी फायरिंग की और जल्दी से भागने के लिए मुड़ा। पता चला कि कूपर का फैसला सही था, क्योंकि जैसे ही वह निकला एक गोली उसी जगह लगी जहां वह खड़ा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कूपर के पेट में गोली लगी थी। क्योंकि काइल उसका पीछा कर रहा था, कूपर नदी के किनारे से थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके घाव पर लगाकर खून बहना बंद कर सका। काइल, जो खुद एक माहिर शिकारी था, जल्द ही वहां पहुंचा और उसने कूपर के उंगलियों के निशान देखे। उसने आराम से अपनी बंदूक उठाई, जैसे कूपर पहले से ही उसके लिए तैयार हो। कूपर भागते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचा। नीचे उतरने का तरीका सोचते हुए काइल अपनी राइफल के साथ पहले ही उसके पीछे आ गया था। अब कूपर के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह पहाड़ी के नीचे एक पेड़ के तने पर कूदा, फिर जोर से जमीन पर गिरा। काइल ने कूपर पर बार बार गोली चलाई, जिसने जल्दी से पेड़ को कवर बनाकर जवाबी गोली चलाई। जब काइल बच निकला तो कूपर तेजी से बहते झरने तक पहुंच गया। उसे पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस तरह अपने निशान छिपा लिए। यह लड़ाई पूरे दिन और रात चली। उस रात काइल ने कूपर को ढूंढ लिया। काइल सही था, कूपर अब भाग नहीं पा रहा था और बस चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था। बदकिस्मती से कूपर में लड़ने के लिए बंदूक उठाने की भी ताकत नहीं थी और काइल, जो आगे कोई मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता था, उसने गोली चलाने के लिए अपना हाथ उठाया। बंदूक की आवाज आई, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। बंदूक नीचे रख दो। खुशकिस्मती से कूपर ने अपने काम से पहले नाया को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था और नाया जानती थी कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, इसीलिए वह समय पर पहुंची। नहीं तो आज कूपर की मौत हो जाती। जब कूपर उठा तो उसने पार्क में पॉल, फोरमैन और एक पुराना दोस्त दिखाई दिया। कूपर को जिंदा होने की बधाई देने के बाद पॉल ने कूपर और नाया को बात करने के लिए जगह दी। नाया ने कहा कि पुलिस को टेंट के नीचे कई बंदूकें मिली जहां गोलियां मिली थीं और बैलिस्टिक तुलना के बाद उन्हें वह बंदूक मिली जिससे लूसी के पैर में गोली लगी थी। अब जब कातिल मिल गया था तो कूपर आखिरकार राहत की सांस ले सका। फिर कूपर असली लोकल रेंजर से पूछा गया कि क्या वह जानता है कि लूसी के असली पिता कौन है, ताकि वह लूसी को ठीक से विदाई दे सके। हालांकि रेंजर को इसके बारे में बहुत कम पता था। कूपर को एक लड़का याद आया जो पहले उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया था। उसने कहा था कि लूसी जब छोटी थी तो एक मठ में रहती थी और वह और लूसी अच्छे दोस्त थे। लूसी बाद में पार्क में रहने लगी, इसलिए कूपर उसे ढूंढने चर्च गया, लेकिन उस समय का चर्च अब वह खराब हालत में था। खुशकिस्मती से कूपर को पादरी की बेटी मिल गई। उससे कूपर को पता चला कि चर्च असल में एक प्राइवेट डे केयर सेंटर था, जहां माता पिता रेगुलर तौर पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए महीने का पेमेंट पादरी को मेल करते थे। उसके बाद माता पिता वहां आना बंद कर दिए। लूसी को उसके पिता वहां लाए थे, जो पुलिस वाला या कुछ और लग रहे थे। चर्च से चुपके से भागने से पहले लूसी कुछ समय वहां रही थी। कूपर जानता था। वह भाग गई और पार्क में आ गई, जहां वह अपने मर्डर तक रही। कूपर ने अपने दिमाग में सुराग जोड़े और अचानक उसे पता चल गया कि लूसी का बायोलॉजिकल पिता कौन है। इसलिए उसने पॉल को ढूंढ लिया। इस समय पॉल के पास इसे मना करने का कोई तरीका नहीं था। उसने कहा कि लूसी की मां के गुजर जाने के बाद उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, इसीलिए उसने लूसी को घर से निकालकर चर्च में डाल दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसी का ऐसा हाल होगा। कूपर ने पॉल की बात नहीं सुनी। उसने लोगों को बुलाया और उन्हें पॉल के घर की तलाशी लेने और अंदर की बंदूकों का बैलिस्टिक टेस्ट करने का ऑर्डर दिया। अगर लूसी की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नकली हो सकती है तो काइल की बंदूक की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नकली हो सकती है। यह देखकर कि कूपर सीरियस है, पॉल ने उसे फोन रखने के लिए कहा और फिर अपनी बाकी कहानी बताई। उसे पता नहीं था कि लूसी पार्क में वापस भाग गई है। 1 साल पहले तक लूसी उससे मिलने के बाद वह पैसे मांगने पॉल के घर आई थी। अगर पॉल ने मना किया तो लूसी ने अपना बैकग्राउंड और पास्ट बताने की धमकी दी, जिससे उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लूसी की मांगें बढ़ती गईं। आखिरकार पॉल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह लूसी के पास गया, उससे बात करना चाहता था, लेकिन पॉल के हाथ में बंदूक देखकर लूसी को लगा कि वह उसे मार डालेगा। बेबस पॉल के पास गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह लूसी की हरकतों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लूसी
लूसी के छोड़े हुए निशान को फॉलो करते हुए पॉल भी चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। उसने कोई हरकत नहीं की, इसके बजाय लूसी कूद गई। उसका मन अपनी माँ के साथ बीते समय की यादों से भरा हुआ था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और उसके बायोलॉजिकल पिता उसे नहीं चाहते थे, उसे जितना हो सके दूर भेज रहे थे। उसकी जिंदगी का क्या मतलब है? कूपर ने कहा कि इस मामले का कोई नतीजा जरूर निकलना चाहिए। पॉल ने पहले भी गलतियां की थीं और वह उन्हें दोहरा नहीं सकता था। यह कहकर कूपर जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि पॉल उस पर बंदूक तान रहा है। कूपर को यकीन नहीं था कि उसका पुराना दोस्त उसे गोली मार देगा, इसलिए वह चलता रहा। लेकिन गोलियों की आवाजें अभी भी आ रही थीं। इंडिजिनस लोगों ने लूसी को उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनाई जिसे कूपर ने देखा। इसके बाद उसकी राख पहाड़ों पर बिखेर दो ताकि लूसी की आत्मा किसी शांत जगह पर लौट सके। जब नाया ने कूपर का दरवाजा खटखटाया तो उसने वह नोट देखा जो उसने उसके लिए छोड़ा था। चींटियों की रानी अब नाया की देखरेख में थी। इस जमीन की बहुत सारी कहानियां हैं और लूसी का मामला उनमें से बस एक है। लेकिन कूपर जानता था कि अब वह इस जमीन का नहीं रहा। वह बाहर जाकर घूमना चाहता था, अपनी जिंदगी को और जीना चाहता था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।